नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। 2019 की महाभारत का ऐलान होते ही चुनाव तारीखों पर भी अब संग्राम शुरू हो गया है। कुछ विपक्षी दलों ने रमजान के दौरान पड़ने वाली मतदान की तारीखों पर ऐतराज जताया है। आपत्ति के पीछे इस बात का तर्क दिया जा रहा है कि रमजान के दौरान जिन तारीखों पर वोटिंग होनी है उसमें ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स वोट देने नहीं आ पाएंगे। असल में कुल 543 में से 169 लोकसभा सीटों पर रमजान के दौरान वोटिंग होनी है। खासकर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की अधिकतर सीटों पर आखिरी 3 चरणों में मतदान होना है। आपको बता दें कि इस साल रमजान का मुकद्दस महीना 5 मई से शुरू हो रहा है, यानी कि 6, 12 और 19 मई को होने वाली जो तारीखें हैं उस दिन जो आखिरी 3 चरणों की वोटिंग है वो रमज़ान के दौरान पड़ रही है। चूंकि रमज़ान के दौरान मुस्लिम समाज के लोग सुबह से शाम तक बिना कुछ खाए पिए रोज़ा रखते हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि रोज़े और भीषण गर्मी के दौरान मुस्लिम मतदाता घंटों तक लाइन में लगकर कैसे वोटिंग कर पाएंगे। इस्लामिक स्कॉलर और लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोकसभा चुनाव को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि 5 मई को मुसलमानों के सबसे पवित्र महीने रमजान का चांद देखा जाएगा। अगर चांद दिख जाता है तो 6 मई से रोजे शुरू हो जाएंगे। इससे देश के करोड़ों रोजेदारों को वोट डालने को लेकर काफी परेशानी होगी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स अनाउंस की हैं उसमें 6, 12 और 19 को भी वोट डालने का ऐलान किया गया है, जबकि 5 मई को रमज़ान मुबारक का चांद देखा जाएगा। अगर चांद हो जाता है तो 6 से रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा और ये तीनों वोटिंग डेट्स रमज़ान के मुबारक महीने में पड़ेंगी, जिससे कि मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश है कि इन डेट्स में तब्दीली कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलें और उनको रमज़ान में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसलिए ये डेट्स या रमज़ान से पहले रख ली जाएं या ईद के बाद भी इलेक्शन करवा लिया जाए तो बेहतर है। तो इलेक्शन कमीशन से मांग की जा रही है कि 6, 12, 19 ये जो तारीखें हैं जिस दौरान रमजान पड़ रहा है, इन तारीखों को बदला जाए और कोई और डेट दी जाए, ताकि उन लोगों को, उन मुसलमानों को तकलीफ ना हो जो रमजान रखते हैं, जो रोजा रखते हैं और सुबह से शाम तक चूंकि वो कुछ खाते नहीं हैं, लाइनों में कैसे खड़े रहेंगे भीषण गर्मी में, ये चिंता लोग जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल सरकार पर भी उठ रहे हैं, सवाल सत्ताधारी पार्टी पर उठ रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने, जिसमें से सबसे प्रमुख आम आदमी पार्टी और टीएमसी की ओर से बयान आया है, उनकी ओर से आपत्ति आई है। उनका ये कहना है कि जानबूझ करके बीजेपी ये करवा रही है ताकि मुस्लिम वोटर्स घरों से कम संख्या में निकले और ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है जिस पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन आरोपों का क्या मतलब है और चुनाव आयोग अब आगे क्या करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग से ही मांग की जा रही है तारीखों को बदलने की। और आइए कुछ और आंकड़े हम आपको बताते हैं। बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन तमाम राज्यों में रमज़ान के दौरान ये जो तारीखें पड़ रही हैं मतदान की, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 12 मई को देखिए 59 सीटों पर मतदान होना है, 19 मई को 59 सीटों पर मतदान होना है। 6, 12 और 19 ये जो 3 तारीखें हैं ये रमज़ान के दौरान पड़ रही हैं और इसीलिए इन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये तमाम राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। दिल्ली में भी मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर रमज़ान के दौरान ये तारीखें हैं तो वो बड़ी संख्या में बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इसीलिए जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी जानबूझ करके ये साजिश कर रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे विवाद का आधार क्या है।
क्या तर्क दिए जा रहे हैं इसके पीछे, उसमें कितना दम है, और साथ ही इलेक्शन कमीशन के सामने अब क्या चुनौती खड़ी हो गई है और वो कैसे इस पूरे मसले को, पूरे विवाद को टैकल करेगा, ये भी हम समझना चाहेंगे। और पहले जो हुआ है उसको लेकर के भी वरिष्ठ पत्रकारों से बात करेंगे कि क्या कभी ऐसी स्थिति पहले आई है, क्योंकि हमने देखा है कि एक के बाद एक तमाम संवैधानिक संगठनों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। क्योंकि आप समझिए कि जो तारीखें तय की गई हैं वो चुनाव आयोग की ओर से तय की गई हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण पार्टियां ये कह रही हैं कि इसमें सीधा दखल जो है वो बीजेपी का है, वो सरकार का है, और अपने आप में एक चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करने जैसा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी तमाम संवैधानिक संगठनों पर, खासतौर से चुनाव आयोग पर ईवीएम को लेकर के आपको याद होगा कि किस तरह से सवाल खड़े हुए थे। इन पूरी परिस्थितियों को समझने की हम कोशिश करेंगे और अब आगे क्या रुख रहेगा चुनाव आयोग का, क्योंकि आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि ईवीएम को फुटबॉल बना दिया गया है, कुछ पार्टियां लगातार घेर रही हैं, और उसी के मद्देनजर ये कहा गया था कि अब इस तरह के सवाल उठने जायज़ नहीं हैं। और जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चुनाव आयोग की, उसमें भी इस बात का खास ख्याल रखा गया कि तमाम जो बूथ्स हैं वहाँ पर वीवीपैट मशीन जो है वो इस्तेमाल की जाएगी, ताकि ये श्योर किया जा सके कि मतदाताओं ने जिस पार्टी को वोट दिया है उन्हें ये एश्योरेंस रहे कि उसी पार्टी को वोट गया है। उन्हें एक पर्ची मिलेगी वोट करने के बाद वीवीपैट मशीन के जरिए, और इससे विपक्षी पार्टियों ने जो तमाम सवाल खड़े किए हैं शुरुआत से ही, उसको हल करने की और उस पर लगाम लगाने की कोशिश, उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश चुनाव आयोग ने की है। लेकिन ईवीएम का जो सवाल है वो तो आप एक तरफ रख दीजिए, ये जो तारीखों पर सवाल खड़ा हो गया है, इससे चुनाव आयोग कैसे निपटेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं वो तमाम महत्वपूर्ण राज्यों में ये सीटें हैं, कितनी बड़ी संख्या में ये सीटें हैं। देखिए 150 से करीब ज़्यादा सीटें हैं, 160 से ज़्यादा सीटें हैं जहां पर 6, 12 और 19 तारीख को मतदान किया जाना है, और यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए ये सवाल कुछ पार्टियां उठा रही हैं कि क्या ये साजिश के तहत किया गया है। और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हमने आपको बयान सुनवाया फिरंगी महली साहब का, उन्होंने ये कहा है कि ये गैर मामूली दिक्कत आएगी जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन को ये तारीखें बदलनी चाहिए। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में। आइए उनसे परिचय मैं आपका करवा देती हूं। रामबाबू द्विवेदी बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। शुभांकर भट्टाचार्य टीएमसी की ओर से हमारे साथ रहेंगे इस पूरी चर्चा में। अभिषेक वाजपेयी आरएलडी की ओर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। फखरुल हसन चांद हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी की ओर से अब से कुछ देर में। रजा रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और इसके साथ ही मौलाना सूफियान भी जुड़ेंगे कुछ देर के बाद हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो लोग स्टूडियो में हैं, जो मेहमान स्टूडियो में हैं, उनसे मैं चर्चा की शुरुआत करती हूँ। रामबाबू द्विवेदी, पहली टिप्पणी मैं आपसे ही जानूंगी, क्योंकि पूरा मामला जो है वो हम सबके सामने है, और हमने दिखाया भी अपने दर्शकों को कि किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण राज्यों की बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी संख्या में सीटें जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है वो प्रभावित हो रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि रमज़ान के मौके पर अगर वोटिंग की तारीख पड़ रही है तो उनकी संख्या में, वोटर्स की संख्या पर असर पड़ेगा। आपकी टिप्पणी। देखिए शुभ्रा जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद हम लोग जनहित की बात करते हैं, तृतीय दल हित की बात करते हैं। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, और लोकतंत्र के इस पर्व से बड़ा मैं किसी भी पर्व और त्यौहार को नहीं मानता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरीके से ये सवाल उठाया जा रहा है चुनाव आयोग के ऊपर, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग का अपना निर्णय स्वतंत्र होता है, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सरकार का नहीं होता है। तो ये अनायास बहस बनाई जा रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि जो ये दल सवाल उठा रहे हैं, इन्होंने इसका रमज़ान का बहाना बनाकर अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। हार का ठीकरा रमज़ान के सिर फोड़ने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। अभी उपचुनाव में, कैराना उपचुनाव में मतदान हुआ था, उस समय भी रोज़ा चल रहे थे। आप बताइए, वहाँ पर 12 बजे रात तक किसी ने रोज़ा भी नहीं खोला था, और लगातार लाइनें में लोग खड़े हुए थे, और वहाँ पर भारी संख्या में मतदान हुआ था।
समथिंग 54% वहाँ पर हमारे दृष्टि में जो है मतदान हुआ था। उस समय भी रोजा था। नहीं कह रहे, मौसम बदल गया है, अब गर्मी भीषण पड़ रही है। सवाल ही नहीं उठता है, रोजा कहीं भी आड़े नहीं हाथ आने वाला है। और जिन पार्टियों के लिए इस्लाम महत्वपूर्ण होगा, हमारे लिए तो लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण है और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। और उम्मीद है कि आप ये भी कहेंगे कि आपके लिए सभी धर्म महत्वपूर्ण है, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदू हो। बिल्कुल है। मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ कि आपने खुद ही कहा कि लोकतंत्र का एक बहुत ही बड़ा पर्व है जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं। रमज़ान मुसलमानों का पर्व है, होली या फिर दिवाली इस देश में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, इसलिए ये ध्यान रखा जाता है कि इस तरह की तारीखों से क्लैश ना हो। एक त्योहार जो लोकतंत्र का त्योहार है, अगर दूसरे त्योहार से क्लैश हो रहा है तो क्या आपको समझना नहीं चाहिए, क्या इलेक्शन कमीशन को ये कदम नहीं उठाना चाहिए ताकि आम लोगों को, उन लोगों को दिक्कतें ना हो जो उस वक्त त्योहार मनाते हैं अपने धर्म का? शुभ्रा जी, 3 जून तक हर हाल में सदन का गठन हो जाना है, ऐसा नियम है। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए जो चुनाव आयोग ने डेटें दी हैं उसमें होली भी हो सकती थी, किसी भी प्रकार का कोई, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और हमको इसका स्वागत करना चाहिए। इस पर कहीं भी होली, दिवाली और रमजान का बहाना नहीं होना चाहिए। लेकिन सीधा आरोप, कोई सियासत मैं आपके पास फिर से आऊंगी राम बाबू द्विवेदी, क्योंकि सीधा आरोप बीजेपी पर लग रहा है, आपकी सरकार पर लग रहा है। और सिर्फ अभी नहीं लग रहा है, इससे पहले भी देखा जा रहा था कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, कुछ रैलियां, कुछ शिलान्यास, उद्घाटन के कार्यक्रम होने वाले थे और ये कहा गया कि उस वक्त तक इंतजार किया जा रहा है, वो सब निपट जाए एक बार, तब तारीखें घोषित की जाएंगी, और ऐसा हुआ भी। आखिर क्यों ऐसा है कि प्रभावित करने की तोहमत बार बार आप पर लग रही है चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था को? मैं ये भी आपसे पूछूंगी, लेकिन इससे पहले शुभांकर भट्टाचार्य टीएमसी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभांकर जी, क्या आपत्ति है आप लोगों को? क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं राम बाबू जी कि पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं, उपचुनाव का जिक्र इन्होंने किया, जब रमजान के वक्त, रोजे के वक्त ये मतदान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हैं। देखिए शुभा जी, ये बड़ी मतलब जो इनसेंसिटिविटी की बात हो जाती है जब ये माइनॉरिटीज को लेके कभी भी मामला आता है। आज के दिन में ये बीजेपी का बहुत बड़ा अहंकार बोल रहा है कि उनको माइनॉरिटी की तरफ उनको ध्यान नहीं देना है, वो दिखा दे रहे हैं कि हमको माइनॉरिटी की कोई फिक्र नहीं है। वो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस उनका ये चुनाव में पूरी तरीके से दिखेगा। दूसरी बात ये नहीं है कि पार्टी को लेके या कुछ, यहां पे धर्म को लेकर राजनीति हमेशा बीजेपी करती चली आई। चुनाव एक, आप खुद बताइए, इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था आज के दिन में गवर्नमेंट के प्रेशर में पूरी दिखाई दे रही है। क्यों? यही चीज पिछले भी कई उस पर से दिखाया जा रहा है कि जितने भी यहाँ पे जो संवैधानिक जो संगठन है उनको मतलब उनके ऊपर इतनी ज्यादा राजनीतिक प्रेशर इससे पहले कभी नहीं देखा गया। जो तारीख लिए गए, सोचिए, बंगाल में 7 चरणों में मतदान, गुजरात में 1 चरण में मतदान। ऐसा क्यों? हर चीज में राजनीति, हर बात पर राजनीति। क्या इनको अलग से बताना पड़ेगा कि रमजान के समय पे मुसलमानों पर क्या बीतती है? वो लोग सारा अपना धंधा वो लोग कम कर लेते हैं, उस समय दुकानें जल्दी वो लोग बंद कर लेते हैं, क्योंकि भीषण गर्मी में उन लोगों को पानी तक उधर से अलाउड नहीं रहता है। आप सोच रहे कि वो पूरे धूप में लग के वहां पे लगेंगे? ये माइनॉरिटी वोट को वो पढ़ने नहीं देना चाहते। ये बीजेपी आज से नहीं, ये बहुत पुरानी उनकी प्लानिंग चलती आ रही है। तो ये तो राम बाबू जी बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। अगर आपको मुसलमानों का ख्याल होता, अगर आपको लगता कि भाई ये तो रमजान को के आप डेट लगाते। आप कह रहे होली दिवाली, तो होली में नहीं ना पड़ा, दिवाली में डेट नहीं ना पड़ रहा है। डेट बीजेपी ने नहीं लगाई, पहले आप इस चीज को समझिए। ठीक है, राम बाबू जी मैं आ रही हूँ, राम बाबू मैं आ रही हूँ। अरे बीजेपी, लेकिन जो जब इलेक्शन कमीशन आपके दबाव में काम करेगा तो वो वही भाषा जब आप ये बोलेंगे तो ये सवाल तो खड़ा होगा कि दबाव किसी तरह का आप बना रहे हैं राम बाबू जी, और ये सवाल कई और पैमानों पर भी खड़ा हो रहा है, कई और मसलों में भी खड़ा हो रहा है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात शुभांकर भट्टाचार्य आपने कही कि माइनॉरिटीज को महत्व नहीं देने की प्रवृत्ति है, जो कि इस फैसले से भी झलक रही है। और अभी कुछ देर पहले राम बाबू जी ने कहा कि इस्लाम होगा किसी के लिए महत्वपूर्ण, हमारे लिए लोकतंत्र है। तो
आपकी मंशा सही हो सकती है कि, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस बात का जवाब देना होगा आगे। शुभ्रा जी, आप तमाम सवाल नोट करके रखिए। आप बताइए, आप तमाम सवाल नोट करके रखिए। महत्वपूर्ण है क्या? आप तमाम सवाल नोट करके रखिए जो मैं उठा रही हूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी तो आप जवाब दीजिएगा। अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरएलडी की ओर से। अभिषेक जी, आपको भी यही लगता है कि ये साजिश है किसी तरह की? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि देखिए चुनाव आयोग की तरफ से तारीखें तय की गई हैं, आप सरकार को क्यों घेर रहे हैं? देखिए शुभ्रा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे राम बाबू जी को ये समझना पड़ेगा कि जो वोटिंग पीरियड है, ठीक है, उसकी डेटें जो हैं, जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है, उन्होंने अपनी, रिजवी साहब ने अपनी एक बात रखी, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि अगर हो सके तो वो डेटों में थोड़ी सी फेरबदल कर ले। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज़, इन्होंने कहा कि जिसके लिए रमज़ान, मतलब रमज़ान जो इतना पावन पर्व होता है, उनके लिए भी देखिए सबसे बड़ा देश हित होता है, सबके सब लोग मानते हैं, हम सभी देशभक्त हैं, सब लोग जानते हैं। सिर्फ ये अकेले इनके सर्टिफिकेट देने से कोई देशभक्त नहीं हो जाएगा, ना ही हमें इनसे सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरी बात कि उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो डेट को थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया जाए। तीसरी बात आती है कि इन्होंने जो अभी थोड़ी देर पहले, कुछ समय मैं इनके बयान पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं, और बल्कि सभी लोग उठाना चाहेंगे, इन्होंने कहा कि जिसके लिए रमजान जरूरी है वो ही सिर्फ जाने। तो क्या मतलब हम जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, या वो उनकी कोई हिसाब किताब नहीं है बीजेपी राज में? इससे पता चल रहा है कि ये कितने अहंकारी हो गए। इनके लिए हिंदू मुस्लिम सिर्फ ये जात की राजनीति करना जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना जानते हैं। इनको ये समझना पड़ेगा कि हिंदू भी वही है, मुस्लिम भी वही है, सिख भी वही है, ईसाई भी वही है। इनको समझना पड़ेगा। इनको आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा कि इनकी स्थिति कहां पे है और कहां पे ये बैठेंगे जाकर के। ठीक है, फखरुल हसन चांद हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है, वोटिंग ज्यादा महत्वपूर्ण है। रमजान की जो तारीखें हैं, जिसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि उस वक्त अगर चुनाव की तारीख पड़ रही है तो दिक्कत होगी कुछ लोगों को, तो इसे किस तरह से देखा जाए? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग अगर बार बार रमजान की बात कर रहे हैं तो आप लोगों के लोकतंत्र क्या कम महत्वपूर्ण है? नहीं, लोकतंत्र सबके लिए सर्वोपरि है, और देश में रहने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए लोकतंत्र एक पर्व की तरह है। लेकिन जो चुनाव आयोग पे अगर सवाल उठ रहा है तो चुनाव आयोग पे सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि एक राज्य में जब चुनाव की तारीखें चुनाव आयोग शाम को घोषित करता है, लेकिन उसकी फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग साइट पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग पहले डेट डिक्लेयर कर देते हैं। इस तरीके की जो मंशा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो जानते हैं कि एक समुदाय, एक धर्म विशेष का जो वोट है, हो सकता है उनको मिलता ना हो सकता है कम मिलता हो। इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत ये डेट आई है। चुनाव आयोग को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। क्या लखनऊ और जहां पे चुनाव 6 तारीख को है, क्या वो चुनाव 4 तारीख को 5 तारीख को नहीं हो सकता था? जानबूझ के एक धर्म विशेष के लोगों को चुनाव में मतदान से वंचित करने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया है। मैं कहना चाहता हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इन डेट में परिवर्तन जरूर कर लिया जाना चाहिए। लेकिन 6 से 19 तारीख तक रमजान है, अगर मान लीजिए 6, 12 और 19 ये 3 तारीखें हैं जो उस दौरान पड़ रही हैं, और आप लोगों को इस पर आपत्ति है, तो क्या ये 6 से 19 तक का गैप ये बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं या जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, अगर चुनाव आयोग चाहता तो उन सीटों पर पहले चुनाव कराया जा सकता था। जैसे जो चुनाव 10 अप्रैल से शुरू है, वो चुनाव के जो चरण है उसमें पहले भी उन जगहों पे जो है चुनाव कराया जा सकता था। जैसे लखनऊ और आसपास पे प्रशासन, मैं कहना भी चाहूंगा कि जो प्रशासन है उसने लखनऊ में जब चुनाव आयोग की टीम आई थी तो उनसे कहा था कि लखनऊ में जो चुनाव है उसको रमजान से पहले करा लिया जाए, लेकिन उनकी भी बात नहीं सुनी गई। हम जो समाजवादी पार्टी के नेता थे या दूसरे पार्टियों के नेता थे, उन्हीं ने भी चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट की थी जब चुनाव आयोग लखनऊ आया था कि इन तारीखों को रमजान का ध्यान रखा जाए जब चुनाव की जो है तारीखों की घोषणा ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि कम से कम वो सीटें, कम से कम वो राज्य जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर ये तारीखें नहीं पड़ती। किसी और क्षेत्र में उस दौरान अगर वोटिंग आप करवा लेते, लेकिन हम जिन राज्यों को बार बार बता रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, इन तमाम जगहों पर मुस्लिम आबादी जो है बड़ी संख्या में है, मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में हैं, और अगर रमजान के दौरान ये तारीखें पड़ रही हैं तो उन्हें बाहर निकलने में, लाइनों में खड़े होने में
जाहिर है परेशानी होगी और इससे उनकी संख्या भी प्रभावित हो सकती है। ये पॉइंट अहम है जिसके बारे में एक एक करके मैं रजा रिजवी साहब आपसे टिप्पणी लेना चाहती हूँ। जो अभी तक चर्चा हुई जिसमें कई तरह के पॉइंट्स उठाए गए बीजेपी की ओर से भी और तमाम विपक्षी पार्टी, 3 विपक्षी पार्टियों के लीडर्स हमारे सामने हैं, अभी उन्होंने अपनी बात रखी। और अहम सवाल यह है कि ठीक है, लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है और सभी धर्मों किसी भी तरह के दूसरे फैक्टर से ज़्यादा किसी लोकतंत्र में हमारा जो संविधान है, हमारी जो पूरी प्रणाली है चुनावी, वो महत्वपूर्ण है, ये कह सकते हैं हम। लेकिन चूंकि वोटर्स वही हैं जो किसी न किसी धर्म को फॉलो करते हैं, वोटर्स वही हैं जिनके लिए ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इलेक्शन में, चुनाव में वोट उन्हीं को करना है जो रमज़ान के दौरान रोज़ा रखते हैं या फिर होली के दौरान होली मनाते हैं, दिवाली के दौरान वो भी बिजी रहते हैं। तो क्या इन वोटर्स का ध्यान रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर नहीं थी? देखिए, मुसलमान वोटर को तो बहुत खुश होना चाहिए। हाँ। बहुत खुश होना चाहिए कि रमज़ान के महीने में जो है चुनाव की तारीखें तय हो गई है। क्योंकि सुबह वो सहरी खाएगा 5 बजे तक, 4:30 बजे तक, और उसके बाद वो नमाज पढ़ेगा। नमाज पढ़ने के बाद वो कुरान शरीफ की तिलावत करे और सीधे जाकर के लाइन में लग जाए। मुसलमान को खुश होना चाहिए कि बहुत अच्छा है रमज़ान के महीने में किया। रमज़ान के महीने में हर मुसलमान सवेरे जाग जाता है 3 बजे से, फिर वो अपनी इबादत करता है, रोज़ा नियत मानता है, फिर वो कुरान शरीफ पढ़ता है और जाकर के सुबह 6:30 बजे लाइन में लग जाए। 8, 8:30, 9 बजे तक वोट देके मुसलमान छुट्टी कर ले। मुसलमानों पता नहीं कहाँ से मौलाना लेकर के चले आए कि साहब जो है रमज़ान के महीने में कौन सी राजनीति के हिसाब से, इसमें तो सब मुसलमानों को स्वागत करना चाहिए। स्वागत इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि चुनाव का एक टाइम फैक्टर है। उस टाइम फैक्टर में निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है अपनी, क्योंकि उसी में टाइम करना। वैसे तो चुनाव होना चाहिए 31 मार्च को, जो फाइनेंशियल बजट है सब खर्च हो जाना चाहिए। उसके बाद 31 मार्च के बाद 1, 2 अप्रैल को निर्वाचन आयोग को जो है घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें रुक गई, डेवलपमेंट रुक गया, काम रुक गया, पैसे रुक गए। तो 31 मार्च जो फाइनेंशियल है उसमें करना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए तो और अच्छा होता। और राम बाबू का ये कहने की स्टाइल उनकी ठीक नहीं है। ठीक है कि लोकतंत्र पर्व है, त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है, लेकिन साहब जो इस्लाम है जो मनाता होगा वो मनाएगा, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि समाज में सब रहते हैं, तो सूरज की रोशनी सब लेते हैं, सूरज सबको जो है रोशनी देता है, सूरज की रोशनी नहीं लेंगे। हवा सबको हवा देता, नहीं भाई हवा हम नहीं लेंगे। ये सब कहने की बात अच्छी नहीं है और ये कोई बहुत अच्छा असर नहीं होता इसके कहने का। लेकिन सबको स्वागत करना चाहिए मुसलमानों को। लेकिन मंशा पर सवाल इसीलिए खड़ा हो जाता है, फिर मंशा पर सवाल कुछ पार्टियां खड़ा कर रही हैं कि चुनाव आयोग को प्रभावित किया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, और वो इसीलिए कि पहले भी जो अभी यहाँ पर भी एक पॉइंट उठा था कि माइनॉरिटीज को नेग्लेक्ट करने की एक प्रवृत्ति है इस सरकार में। अगर हम इस तरह से देखें, इसका जवाब बाद में आप भी दीजिएगा राम बाबू जी, लेकिन फिलहाल रजा रिजवी साहब आपसे मैं जानना चाह रही हूँ। पहले भी यह सवाल उठा था कि किसी माइनॉरिटी को टिकट नहीं देना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। अगर इस तरह की मंशा या इस तरह के जो प्रवृत्ति है वो हम देख रहे हैं, तो क्यों ना सवाल उठे कि क्या जानबूझ करके सिर्फ इसलिए आप लोगों ने इस तरह की तारीखों को घोषित करवाया, प्रभाव बना करके, ताकि उनकी उपेक्षा की जा सके? देखिए शुभ्रा जी, चुनाव अपने टाइम पे होने हैं। 3 जून तक चुनाव होने हैं। तो चुनाव की, अच्छा रमज़ान की तारीख ऐसा है वो जो है चांद के हिसाब से होती है, तो रमज़ान की तारीखें आगे बढ़ती रहती हैं धीमे धीमे। अब आगे जाकर के रमज़ान जो है अभी अप्रैल में आ रहा है, आगे जाकर के जो है ये मार्च में आ जाएगा। तो अब रमज़ान तो अपने हिसाब से आएगा, चुनाव भी अपने हिसाब से आया है। तो जाहिर सी बात है अगर चुनाव ये रमज़ान के महीने में हो रहा है तो इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। सब देख करके लोग समाज में और दूसरी बात पैदा कर देते हैं। कतई नहीं देखना चाहिए कि साहब मुसलमान की वजह से जो है ये हो गया और मुसलमान का रमज़ान है, और देख करके कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, इस पर किसी का दबाव नहीं होता। अब दबाव लोग कहना चाहें कि दबाव हो रहा है कि साहब जैसा आपने अभी कहा कि साहब 8 तारीख तक सब अपनी योजनाएं उन्होंने पूरी कर ली और मोदी जी ने अपना भाषण दे दिया, अपना लोकार्पण कर लिया, उसके बाद 10 तारीख को ये भी लोग कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जो सत्ता में होगा, जो जहाँ होगा, वो चाहेगा कि अपनी योजनाओं को चुनाव से पहले हम जो है जमीनी हकीकत पे उतार दें, तो उतारने की कोशिश करेगा। उसको भी ये प्रिविलेज, हालांकि ये प्रिविलेज सही तो नहीं है, ये हमारे देश में एक बन गया है कि देखिए ऐसा होता ही है और होता ही आएगा। लेकिन अगर वाकई ये प्रिविलेज लेने की कोशिश कर रही है, सत्ता पक्ष कर रहा है, तो जाहिर है कि इस पर सवाल खड़े होने चाहिए और होते हैं, हो रहे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। राम बाबू जी, अल्पसंख्यकों को आप उपेक्षित करने की कोशिश पहले भी करते आए हैं अपने कई कदमों से, और इस कदम से भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप पर आरोप है। शुभ्रा जी, ये आरोप बिल्कुल निराधार आरोप हैं
और मैं आपको बता दूं कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योजनाओं से लाभान्वित मुस्लिम परिवार ही हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। दूसरी चीज़, अभी भाई साहब कह रहे थे चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए, तो हम भी कह रहे हैं भाजपा इसमें कहाँ से बाधक है? अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र है, अगर कहीं से भी वो विचार कर रहा है तारीखों के अदल बदल में, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं बाधक नहीं है। ये अनायास भारतीय जनता पार्टी को नहीं, वो तो कह रहे हैं कि चुनाव की तारीखें पहले बीजेपी के पास आ जाती है, उसके बाद सार्वजनिक की जाती है। अगर ये स्थिति है तो कैसे भरोसा किया जाएगा? जिस दिन चुनाव आयोग बैठक बुलाता है उसके दूसरे दिन ही प्रेस करता है, ये सदियों से चला आ रहा है। इसी से लोग कयास लगाते हैं कि कल आचार संहिता लगेगी। किसी ने डेट फ्लैश की हो तो बताएं हमको, ये तो निराधार है, कहने को कुछ ऐसा हो चुका है राम बाबू जी, ऐसा हो चुका है। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो जानकारी इकट्ठा कर लें, ऐसा हो चुका है। जिस तरीके से लोगों को रमजान की चिंता हो रही है, मैं कहता हूं कि नहीं, आपको रमजान की चिंता क्यों नहीं है सर? बार बार आप ये कह रहे हैं कि रमजान की चिंता जिन लोगों को हो रही है, आपको क्यों नहीं है रमजान की चिंता? आप जैसे अभी टीएमसी के भाई साहब कह रहे थे, कलकत्ता में सबसे बड़ा पर्व नवरात्रि का मनाया जाता है। नवरात्रि का हिंदुओं का भी बहुत बड़ा पर्व है, कहीं हिंदुओं ने सवाल नहीं उठाया है? अप्रैल के महीने में ही है, आप बताइए। हम लोगों ने तो कहीं कोई सवाल नहीं उठाया। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा लोकतंत्र का ये पर्व है। सत्ता पक्ष में आप तो कम से कम हम लोगों और तुम लोगों मत बोलिए सर, आप राम बाबू जी, जाति विशेष की राजनीति करना छोड़ दीजिए, जाति विशेष की राजनीति करना छोड़ दीजिए। आप कोई भी आपके बात से सहमत नहीं होगा। ये रमजान आप इस चीज को छोड़ दीजिए, जाति विशेष की राजनीति मत कीजिए यहाँ पे बैठ करके। आप इसमें किस दल ने बात उठाई है? भारतीय जनता पार्टी किसी ने ने उठाई है। पहले तो मुझे समय समय पे आपको मालूम चला है, समय समय पे आपको बताया गया इस चीज के बारे में। पहले नहीं उठाई थी। ये रमजान की बात कौन लेकर आया है? बताइए। अभी आपने कहा ना रमजान जिसके लिए महत्वपूर्ण है वो देखेगा। रमजान जिसके लिए महत्वपूर्ण होगा, मैं तो बार बार मतलब वो हमारे भाई नहीं है, ये देखिए वो हमारे भाई नहीं है। मैंने ये बताया कि चुनाव आयोग का ये फैसला है, ये आपको माफी मांगना चाहिए अपने बयान के लिए, आपको माफी मांगना चाहिए अपने बयान के लिए। होगा हमारे लिए तो लोकतंत्र महत्वपूर्ण है। मैं सभी के लिए लोकतंत्र महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में मुस्लिम आप लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे, आप लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे, आप लोग सेना पर सवाल उठाएंगे। सबसे पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए कि सेना के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सेना के मुद्दे पर राजनीति कांग्रेस कर रही है, सेना के मुद्दे पर राजनीति भाजपा नहीं कर रही है। भटकिए मत, मुद्दे से भटकिए मत। लेकिन जो सवाल अभी खड़ा किया राम बाबू ने, वो मैं पूछना चाहती हूँ। शुभांकर जी, आप जवाब दीजिए। मैं राम बाबू जी से पहले तो वो सवाल पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं से सबसे ज्यादा लाभान्वित मुस्लिम वर्ग हुआ है। जरा मुझे बताएं कौन कौन से, आपको ज्यादा मालूम है, आप ही बता दें। देखिए कैसे करके हुआ। आपने कहा आपने स्लॉटर हाउसेस बंद कराए, किस चीज से मुसलमानों का लाभ हो गया? किस चीज से लाभ हुआ आप मुझको बताएं। दूसरी बात, हर एक बात पर राजनीति आपके यहां से क्यों आती है? हाँ, आप कहेंगे कि यहाँ पे, अच्छा अभी ऋषि जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को बिल्कुल स्वागत करता हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई रमजान का वो था तो उसमें भाई मुसलमानों को आगे बढ़ चढ़ के इसको स्वागत करना चाहिए और इधर से चाहिए। साहब, आप जितने मुसलमान हैं उतना ही मुसलमान, यहाँ हसन साहब भी बैठे हुए हैं, वो लोग उतने ही मुसलमान हैं। अभी राशिद फिरंगी महली वहाँ से बात कर रहे हैं, वो भी उतने ही मुसलमान हैं और उनके ऊपर अपने समुदाय को, उनको रिप्रेजेंट करने का पूरा हक है। ठीक, अब आते हैं बात इस चुनावी मुद्दे पर। जब डेट्स को लेकर आगे पीछे किया जा सकता था, थोड़े से चेंजेस इसमें लाए जा सकते थे, तो क्यों नहीं? क्या दिक्कत है साहब? क्यों नहीं हो सकता है? आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी बाधक नहीं है इसमें। ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, बंगाल में 7 चरणों में मतदान, ये आपकी राजनीति है कि नहीं है? आप मुझे बताइए। गुजरात में 1 चरण में क्यों? भारतीय जनता पार्टी तय करती है तारीखें, चुनाव की तारीखें भारतीय जनता पार्टी तय करती है। राम बाबू जी, एक तो पहले तो आप शिष्टाचार, एक डिबेट में एक शिष्टाचार होता है। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले तो एक बात समझिए, ये हमारा तुम्हारा कहां से बात आई? आप लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो फिर ये हम हिंदू आप मुसलमान वाली बात क्यों आती है आप लोगों में? आपको तो खुद से ये बात को सोचनी चाहिए कि जब एक तारीख की बात हो रही है, चुनाव आप खुद कह रहे हैं कि सबसे बड़ा भारत का पर्व है, तो इसमें भारत के सारे जनमानस को लेकर चलना चाहिए कि किसी एक वर्ग को लेकर चलना चाहिए? ये तो आपको सोचने की बात है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी सोचेंगे, कोई बाहर आके इनको बताएगा कि किस तरीके से करना चाहिए?
ये तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें आपत्ति जतानी चाहिए थी, आप लोगों को चुनाव आयोग के सामने बात रखनी चाहिए थी कि साहब इसमें मुस्लिम वर्ग जो है, मुस्लिम तबका जो है वो इससे आहत होगा। नहीं सोचना चाहिए। ठीक है फखरुल हसन चांद, लेकिन बीजेपी अब ये कह रही है, जब ईवीएम पर सवाल खड़ा होता है तब भी यही आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि हार दिखने लगती है तब आप लोग इस तरह के तर्क करते हैं, और जब आप लोग इस बार तारीखों पर सवाल खड़े कर रहे हैं तब भी बीजेपी यही कह रही है। सर, जनता में मैसेज यही जा रहा है। देखिए, क्या मुस्लिम मतदाता नहीं है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता नहीं है, इसलिए उनको दिक्कत है? अभी जैसे कि रिजवी जी कह रहे थे कि मुसलमान सुबह फजर की नमाज पढ़े, उसके बाद वोटिंग लाइन में लग जाए, लेकिन क्या इसकी कोई गारंटी है कि जैसे उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में, जब रमजान में बाई इलेक्शन हुए थे, उसके बाद ईवीएम में गड़बड़ी आ गई थी, 2 घंटे ईवीएम खराब पड़ी रही थी, उसके बाद मुसलमान जो रमजान में जो भूख और प्यास में खड़ा हुआ था, क्या वो दोबारा जब घर गया क्या दोबारा वापस आ पाया था? नहीं तो वो जो भारतीय जनता पार्टी 2017 में बाई इलेक्शन हारी थी, उसका जो अंतर था वो निश्चित रूप से ज्यादा होता। भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो अभी मेरा तेरा तुम्हारा हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, हमें इन पे आपत्ति नहीं, क्योंकि इनकी सोच यही है, ये इसी पे राजनीति करते हैं, इसी पे आगे बढ़ते हैं। तो सबका साथ सबका विकास तो एक मुहावरा है, जनता तय कर देगी कि मोदी जी नहीं, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए फखरुल हसन चांद साहब, रमजान जब भी आता है, जो मुसलमान भाई हैं, जो मुसलमान बहनें हैं, क्या वो दफ्तर जाना छोड़ देते हैं? क्या वो काम करना छोड़ देते हैं? अगर बाकी सब काम उस तरह से चल रहे हैं तो फिर इलेक्शन में सिर्फ इसलिए आप लोग क्यों कहते हैं क्योंकि आप लोग को लगता है कि वो तबका आप लोगों को वोट देने वाला है? नहीं, देखिए, मुसलमान अपना कोई काम छोड़ता नहीं, हाँ। लेकिन एहतियात जरूर बरतता है कि उसे धूप में ना खड़ा होना पड़े, उसे अपने काम अपनी सहूलियत के हिसाब से करने की कोशिश करता है। तो वो जो सहूलियत की बात है, उसी सहूलियत की बात हम कर रहे हैं कि जो तारीखें हैं उसमें परिवर्तन कर लिया जाए, अगर संभव हो तो। और अगर संभव नहीं भी है तो भी जो मुसलमान है, जो हिंदुस्तान का मतदाता है, वो वोट जरूर डालने जाएगा, क्योंकि देश में जो जनता है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, जो बेरोजगार हो, किसान हो, सब परिवर्तन चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर किसी हथकंडे को अपना के सोचती है कि वो किसी को वोट डालने से वंचित कर देगी, तो वो गलतफहमी में है। देश परिवर्तन चाहता है और देश नया प्रधानमंत्री चाहता है, और 23 मई को यह तय हो जाएगा। मौलाना सुफियान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना सुफियान साहब, जो फिरंगी महली साहब कह रहे हैं, क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? और अगर सरकार पर साजिश का आरोप है तो उसका आधार क्या है? नहीं, देखिए, ये सरकार पर साजिश का आरोप हमारी तरफ से नहीं लगाया गया है। हमारा तो सिर्फ इस बात को कहना है कि भाई, इस मुल्क की जो दूसरे नंबर की जो आबादी है, जिसका वोट देने का अधिकार है, और जाहिर है कि 6, 12 और 19 की जो तारीख़ें हैं वो रमज़ान मुबारक के महीने में पड़ रही हैं, और जो रोज़ेदार हैं या वो मुसलमान जो खुद रोज़ा रखते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि रोज़े की हालत में किसी भी मशक्क़त को बर्दाश्त करना, एक तो भूख की हालत में, प्यास की हालत में, धूप में खड़ा होना या कोई ऐसा काम करना जिससे अज़ियत पहुँचे, बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो लोग जो शायद रोज़ा ना रखते हों या ख़ुद रमज़ान को भी आम दिनों के तरीके से गुजारते हों, उनको शायद इस बात की हकीकत का अंदाज़ा कम हो, लेकिन वो मुसलमान जो इस बुरे महीने में अपने आप को दुनिया की चीज़ों से काट कर इबादत में मसरूफ़ होते हैं, उनको इस बात का बखूबी इल्म है। और हम लोग खुद इस बात को झेलते हैं जब हमें कोई ऐसा काम करना पड़ जाता है कि ताकि धूप में निकलना पड़े, तो दिन भर भूख और प्यास की हालत में, ख़ासतौर पर प्यासे रहने के बाद अगर आपको वोटिंग लाइन में खड़ा होना पड़े, तो ये हमारी एक गुजारिश थी ना। हम किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, भाई मुसलमान इस मुल्क के अंदर दूसरों की तरह अपनी बात को रखने का वो अधिकार रखता है। अब उस पर यह इल्ज़ाम लगाया जाना कि साहब वो तुष्टीकरण की राजनीति होती है और मुसलमानों को भी उसी तरीके से सोचना चाहिए जैसे दूसरी कौमें सोच रही हैं, तो ये जो इल्ज़ामात उल्टा मुसलमानों पर लगाए जा रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। मौलाना साहब, हमने अपने दुख को, अपने दर्द को इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। लेकिन मौलाना साहब, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि पहले भी बाई इलेक्शंस हो चुके हैं रमजान के दौरान, और बड़ी संख्या में मुसलमान घरों से बाहर निकले थे। जो वोटिंग परसेंटेज है वो 50% से भी ऊपर रहा था, और वो ये दिखाता है कि कहीं कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। इस बार अगर ये किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, तो ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या ये सियासत के तहत है? नहीं, देखिए, ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं, ये खुद मुझे लगता है कि अपने आप को सियासत में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
और जो इस तरीके के लोग हैं जो आज हम पर, मुसलमानों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी सियासी पार्टी से बैक होते हैं, उनकी पुष्टपनाही हासिल होती है। जहां तक आपने बाई इलेक्शन का ताल्लुक से सवाल किया है, तो बाई इलेक्शन आपको पता है कि जब पश्चिमी यूपी में बाई इलेक्शन हुए थे, उस वक्त कई जगह पर मशीनों के खराब होने की, असुविधा होने की शिकायतें आई थी, लेकिन वो एक पार्टिकुलर जगह पर इलेक्शन होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कि वो मकामी बाई इलेक्शन जो है वो एक मकामी चुनाव होता है जो सिर्फ उस क्षेत्र को प्रभावित करता है, ना कि पूरे हिंदुस्तान को या पूरे जहां जहां पर इलेक्शन होते हैं। लेकिन यहां पर जो देखा जा रहा है वो काफ़ी चरणों में जो चुनाव होंगे, 6 तारीख को कई जिलों में चुनाव होंगे, 12 को होंगे, 19 को होंगे, तो बाई इलेक्शन से इसको कंपेयर करना, अगर चलिए बाई इलेक्शन थे भी तो हम कहाँ उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बाई इलेक्शन रखे भी गए थे तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन को जोर देना चाहिए, लेकिन बाई इलेक्शन चूंकि किसी एक क्षेत्र के साथ खास था, किसी एक जिले के साथ खास था, इसलिए वहां पर सवाल नहीं उठाए गए। अब अगर आपने गलती की है और वहां पर मशीनों के खराब होने की बात भी आई, तो आप उसको नजीर बनाकर ये थोड़ी ना होगा कि आप पूरे हिंदुस्तान में उसी अपनी गाइडलाइन को जारी कर दें। ठीक है। हमने एक गुजारिश की है, अगर मुसलमानों का दुख दर्द आप समझने के लिए तैयार हैं तो आप इस पर नजरसानी कर सकते हैं। ठीक है। वरना अगर एक सवाल आपसे और है, एक सवाल आपसे और है, उसके बाद रजा रिजवी साहब मैं आपके पास आऊंगी। आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं जो भी कह रहे हैं मौलाना सुफियान साहब, लेकिन सुफियान साहब आपसे एक सवाल ये है जो अभी पूरे डिस्कशन में सामने आया, चूंकि आप देर से जुड़े इसलिए जो बात उठी उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहती हूं। और राम बाबू द्विवेदी बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये बात रखी थी, हालांकि उनके कहने का अंदाज कुछ और था, लेकिन उनकी जो मंशा थी या फिर मैं कहूंगी कि उनका जो अर्थ था वो ये था कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, त्योहार कोई भी हो, लोकतंत्र का त्योहार सबसे बड़ा होता है और लोकतंत्र सबके लिए सबसे अहम होना चाहिए, इन सब चीजों से ऊपर उठकर देखना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इस बात को तकरीर के तौर पर और शिष्टाचार के तौर पर अगर आप कहेंगे तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर इस मुल्क के अंदर त्योहारों के दिन कोई इलेक्शन नहीं होता है। यह आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो हमारे पर्व हैं उनमें किसी भी तरीके की असुविधा लोगों को ना हो, इसलिए आज तक के ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन ने इस बात का ख्याल रखा है कि ईद के दिन, बकरीद के दिन, होली के दिन, दिवाली के दिन इलेक्शन नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो आप मुझे बता दें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चलिए ईद के दिन भी आप रख दें तो इसलिए कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि वो ईद का दिन खुशी का दिन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। और एक रमज़ान की अगर आप मिसाल देंगी तो रमज़ान में जो रोज़ा रखता है उससे आप पूछें कि उसको कितनी जहमत उठानी पड़ती है, दिन भर प्यासा रहना पड़ता है। और अगर आप प्यासे रहकर अगर आप लाइन में लगते हैं, वहां पर जाकर आप वोट डालते हैं, तो जाहिर है कि मजबूरन तो हम करेंगे, लेकिन अगर एक कोई कदम अच्छा हो सकता है तो हमारी गुजारिश है इलेक्शन कमीशन को नजरसानी करना चाहिए। ठीक है। रजा रिजवी साहब, ये कहा जा रहा है कि भले ही दफ्तर जाते हैं उस वक्त मुसलमान और तमाम काम भी करते हैं, लेकिन वोट देना एक अलग बात होती है, वहां पर जाकर लाइन में खड़ा होना पड़ता है। कई बार जैसा पिछली बार ये हुआ कि ईवीएम खराब हो गया या फिर किसी और तरह की दिक्कत आई, और अब गर्मी भी बहुत बढ़ गई है, उस वक्त तक जब इलेक्शन हो रहे होंगे, मई का महीना होगा और बढ़ जाएगी, तो क्या सोचना नहीं चाहिए था इलेक्शन कमीशन को इन तमाम बातों पर? देखिए, मौलाना सुफियान साहब बहुत शानदार आदमी है, मैं उनको जानता हूँ और हमारी बराबर मुलाकात होती रहती है। ये सही है कि जो मौलाना सुफियान से पहले जो इनकी फिरंगी महली ने जो बयान दिया कि साहब जो है चुनाव जो है वो रमज़ान में नहीं होना चाहिए, वो आलिम दीन है, उन्होंने अपने आलिम दीन के नज़र से उन्होंने उस बात को कहा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुश हो जाना चाहिए। मेरा अपना व्यू है, खुश होना चाहिए, क्योंकि रमज़ान में पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया का मुसलमान जो है सवेरे फजर से पहले सुबह उठ जाता है, 3:30 बजे उठ जाता है, वो अपना दुआएं पढ़ना शुरू करता है, घर में उसकी तैयारी रहती है, सैर में बन रही है, चाय बन रही है, डबल रोटी है, लच्छा है, दूध है, आदमी खा रहा है। उसके बाद फिर जब अजान हो जाती है सुबह फजर की, तो फिर मुसलमान अपना नमाज अदा करता है और सुबह फिर हम लोग बैठ के कुरान शरीफ की तिलावत भी एक पन्ना डेली करते हैं, क्योंकि 30 दिन का रोज़ा है और 30 पारे हैं, तो उसके बाद एक पारा कुरान शरीफ डेली पढ़ के 30 पारे अपना हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद ये खुश होना चाहिए कि पूरा मुसलमान सहरी करने के बाद जागता है, कम से कम 6-7 बजे तक वो सब जागते हैं, 7 बजे जाके लाइन में लगेंगे और मेरा ख्याल है 9 बजे तक जो धूप बहुत तेज नहीं होती है, धूप की चढ़ान जो है, सही की गर्मी आ जाएगी, धूप की चढ़ान 9 बजे के बाद से 10 बजे के बाद से बहुत तेज हो जाती है और 3-4 बजे तक धूप बहुत सख्त रहती है। सही है कि बर्दाश्त
नहीं हो पाती है गर्मी में। और मुसलमान बिल्कुल भूखा प्यासा रहता है, लेकिन अपने दिनचर्या ये काम करता है। मुस्लिम हुकूमत में जैसे दुबई में है, सऊदी अरब में, वहाँ दिन में सब दुकानें उकानें बंद हो जाती हैं। अच्छा, तो इसी कोई काम मुद्दे नहीं पर करता। असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात रख रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। ओवैसी साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ, का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन पोलिंग परसेंटेज बढ़कर होगा। इसको क्यों रमज़ान से जोड़ रहे हैं? अरे भाई, उस दिन तो बहुत अच्छी बात है, हमको ये लंच वंच खास तौर से हमारे ख़वातीन को पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। घर में तो फ्री होंगे, सबके सब निकल के वोट डालेंगे, दबा के वोट डालेंगे और अच्छा है, इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये तीसरी बात, आपको रमज़ान की इतनी फिक्र है, मुसलमानों की फिक्र है, तो भैया आप बताइए आपका रिकॉर्ड क्या है? आप रमज़ान को समझिए, रमज़ान का महीना क्या है? वो हमारे गुनाहों को ख़त्म करने का महीना है और हम ये समझते हैं कि जब गुनाहों को ख़त्म करने का है तो बेहतरीन आप निकल के वोट डालिए ना। जो आपके लिए जो हुकूमत गलत काम किया है उसका आप डालिए, वोट डालिए, और इससे रमज़ान से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर हाल में रमज़ान में इलेक्शन होगा। तो ईसीआई क्या करेगा इसमें? तो गलत है। किसी स्टेट्स में रमज़ान से पहले इलेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे, किसी स्टेट में रमज़ान में होंगे, मगर इलेक्शन तो होगा रमज़ान में, उससे तो हम बच नहीं पाएंगे। रिजवी साहब बात पूरी करें। जो मैं बात कह रहा था वही बात उन्होंने कह दिया। मुसलमानों को खुश होना चाहिए भाई, मैं कह रहा हूँ मुसलमान ज्यादा परसेंटेज वोट आएगा। पता नहीं कैसे लोग कह रहे हैं रमजान के अंदर मुसलमानों का परसेंट नाप लिया जाएगा, ज्यादा वोट गिरेगा इस वक्त। ठीक है, मौलाना सुफियान, मैं आपसे छोटी सी टिप्पणी चाहती हूँ, फिर आगे राम बाबू जी आपके पास आऊंगे। देखिए, रिजवी साहब ने जो बात कही है, मुसलमान के खुश होने और ना खुश होने का यहाँ पर सवाल नहीं है। ये तो बात पता है कि मुसलमान वोट करता है और इंशाअल्लाह इस बार उससे ज़्यादा वोट करेगा। यहाँ पर बात जो हो रही है वो इंतज़ामी नुक्ते नज़र से हो रही है। किसी की खुशी या नाराज़गी या विरोध प्रदर्शन मुसलमान करने के लिए तैयार नहीं है ना, इसको उस एंगल से ना देखा जाए कि हमने शायद विरोध के लिए कोई बात कही हो। हमने अपने एक दर्द को बयान किया है और आमतौर पर जो होता है, जो अभी रिजवी साहब ने कही कि 7-8 बजे तक के, भाई 7-8 बजे तक अगर आप वोट डालने की बात कर रहे हैं तो क्या आप सिर्फ मुसलमानों की लाइन लगवाएंगे क्या वहां पर? क्या आप उसमें कोई दूसरे मजहब का आदमी नहीं लग पाएगा? तो ये बात कहना और प्रैक्टिकली उस पर अमल करना ये बड़ा दुश्वारकुन मामला है। जब लाइन लगेगी तो उसमें हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा, उसमें 10 भी बच सकता है, 11 भी बच सकता है। यह नहीं होगा कि साहब मुसलमान 9 बजे तक वोट डाल लें, उसके बाद दूसरे लोग वोट डालेंगे। तो ये सारी चीजें कहना और करना, इन दोनों में बड़ा विरोधाभास है। ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, इतना भी नहीं है कि सारे मुसलमान सुबह 7 ही बजे जाकर वोट डालें। किसी के साथ कुछ परेशानी है, किसी के साथ कुछ परेशानी है, कोई कहाँ रहकर रहने वाला है, कोई कहाँ। तो ये सारी चीजें अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यकीनी तौर पर मुसलमान वोट तो डालेगा ही डालेगा। लेकिन हाँ, अगर ये इलेक्शन थोड़ा मुसलमानों के जज्बात को मद्देनजर रखकर होता तो इससे मुसलमानों को जो जिस्मानी परेशानी पहुंचती, उससे काफी हद तक हम उसको बचा सकते थे। यहाँ पर 2 लफ्ज आपने बड़े अच्छे इस्तेमाल किए सुफियान साहब। एक तो सियासत जो लोग कर रहे हैं उनके साथ नहीं है वो लोग, वो मुस्लिम धर्मगुरु जो कि मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, और सियासत जो कर रहे हैं वो क्यों इसमें सियासत लेकर आ रहे हैं, क्यों सरकार को घेर रहे हैं, उनसे भी मैं पूछूंगी। लेकिन एक और लफ्ज का इस्तेमाल आपने किया, वो है जज्बात, कि मुसलमानों के जज्बात का कम से कम ख्याल रखना चाहिए था। राम बाबू जी, आप कैराना का उदाहरण दे रहे हैं। अगर उस वक्त अगर उपचुनाव में मुसलमानों को कोई तकलीफ हुई होगी तो वही तकलीफ फिर से एक बार लोकसभा इलेक्शंस में दोहराई जाए, जज्बातों को दरकिनार करके, ये तो ठीक नहीं है ना। और उसका फिर आप सपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ बैठ के। देखिए, मौलाना साहब ने जो भी बातें कही हैं, हाँ। इसमें कहीं पर भी जो उन्होंने अपील की है चुनाव आयोग से, अपनी बात को रखा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी बाधक कहाँ पे है, मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि चुनाव आयोग जो है डेटें ना बदले, चुनाव आयोग जो है डेटों को परिवर्तन न करे, कहीं पर कहा है। आप दिखा रहे हैं। जो विषय सुब्रा जी अभी हमने कहा था कि हमारा का मतलब ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी को जो है इंगित किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम
जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी किसी भी प्रकार से न मौलाना साहब का विरोध किया है, न चुनाव आयोग के आड़े आने का कोई भी प्रयास किया है। ठीक है। चुनाव आयोग स्वतंत्र है और वो स्वयं फैसला ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करेगी। ठीक है। अभिषेक वाजपेयी, क्यों आप लोग सियासत इसमें घुसा रहे हैं? क्या हार के डर से आप लोग इस पर सियासत कर रहे हैं? पहला। और दूसरा जो बात आपसे जानना चाह रहे हैं राम बाबू जी बार बार, कि बीजेपी कहां से आ गई? भाई चुनाव आयोग का फैसला है। देखिए सुब्रा जी, मैंने पहली बात तो मैंने किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है। ठीक है, टीएमसी से मैं सवाल पूछूं। मैंने सबसे पहले यही अपने जब स्टेटमेंट चालू किया तो मैंने उसमें यही बोला कि उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया हुआ है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, इसमें जात को जाति मुद्दा जो लेकर के आए वो राम बाबू जी लेकर के आए। उनका मेरा एक सबसे बड़ी आपत्ति मेरी यही थी कि उनको ये स्टेटमेंट ही नहीं देना चाहिए था कि जो भी रोजे रखता है या रोजे से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है वो उनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। किसी धर्म जात को लेकर के नहीं, जिन्होंने कहा कि जिसके लिए है वो तो वही जानेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। भाई देखिए, हम सब लोग की आस्था है, अपने अपने जो भी धर्म होते हैं हर किसी के लिए उसकी आस्था का विषय होता है, लेकिन वो मुद्दा नहीं है यहाँ पे। मुद्दा ये था कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक अपना जो दर्द था उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया इलेक्शन कमीशन से। इसमें कोई जात बिरादरी को लेकर के नहीं है। उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो उचित समझा उसको रिक्वेस्ट उन्होंने किया। इलेक्शन कमीशन मानती है या नहीं मानती है वो तो उसके ऊपर है। हमें सिर्फ आपत्ति राम बाबू जी के ऊपर उन्होंने ये है कि उन्होंने अपनी बयानबाजी जो की है वो गलत बयानबाजी की। ठीक है। शुभांकर जी, दो पार्टियां जो सबसे मुखर हैं सरकार को लेकर के, सरकार के विरोध को लेकर के और सरकार पर तोहमत लगाने को लेकर, वो आम आदमी पार्टी है और आपकी पार्टी है। आखिर क्यों आप लोगों को लगता है कि सरकार का इसमें दखल है? और जो बात मौलाना साहब कह रहे थे कि सियासत की इसमें बात नहीं होनी चाहिए, तकलीफ है मुसलमानों की, उसे कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन आप लोग तो इसमें सियासत लेकर चले आए। देखिए, मौलाना सुफियान साहब की बात मैं सुन रहा था। हाँ। और कहीं ना कहीं देखा हम लोग वही बात को बार बार कह रहे हैं। देखिए, इलेक्शन तो होना है। चुनाव की अगर तारीख आए हैं, उन तारीखों पे इलेक्शन भी होगा, उन तारीखों पे चुनाव भी होंगे, उस तारीखों पे जो वोट डालना होगा वो डलेगा। लेकिन बात इस चीज़ की है कि इस चीज़ को लेके भाजपा या हमारी जो सरकार है वो कब संवेदनशील होगी? क्यों हम चाहते हैं कि हम एक वर्ग विशेष का ध्यान न रखें? क्यों हम चाहते हैं कि हम मुंह से तो बोलेंगे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब भी हम कोई किसी प्रकार के हम ऐसे तारीख लाते हैं, कुछ लाते हैं, तो ये तो सरकार की तरफ से आना ना चाहिए कि हमारे मुसलमान भाइयों को कष्ट होगा। सवाल ये नहीं है कि वोट पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ेंगे कितने नहीं पढ़ेंगे, इसकी बात नहीं हो रही है। बात है कष्ट की। यही बात शायद मौलाना साहब भी यही बात कह रहे थे कि उनकी तकलीफों का ख्याल क्यों ना रखा जाए। इसमें भी राजनीतिकरण क्यों है? अगर हम इस बात पर अगर सवाल उठाते हैं तो क्या राजनीति हो जाएगी? आप इस बात पर सोच नहीं रहे तो राजनीति नहीं है। ये क्यों है? तो ये चीज है। ठीक है, राम बाबू जी। देखिए, ममता जी ने रमजान की बात को उठाया और हमारा दर्द ये है कि नवरात्रि की बात को क्यों नहीं उठाया। राजनीति ममता जी कर रही या भारतीय जनता पार्टी कर रही, इसका क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है? हमको इसका जवाब दिया जाए कि 6 से 14 अप्रैल तक नवरात्रि भी है, उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? ममता जी उस समय कहां गई थी? ममता जी राजनीतिकरण कर रही है या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? इसका जवाब दीजिए आप। पहले तो बात आप ये बताइए कि जो तारीखों की बात हो रही है उन तारीखों पे रोजा किन लोगों ने कहां पे रखा हुआ है, इस चीज की बात हुई है। बात सिर्फ वर्ग विशेष के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि मेजरली मुख्यतः जो वर्ग इस पे अफेक्टेड हो रहा है वो मुस्लिम वर्ग है, इसकी बात की गई है। इसमें हिंदू मुस्लिम की कहीं कोई बातें नहीं है। इसको वस्तुतः हम लोगों ने इसलिए कहा है कि रमजान पे आमतौर पे देखा जाए तो लार्ज समूह पर अगर एक मुस्लिम वर्ग पर पूरा देखा जाए तो पूरे तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर रोजा रखते ही करते हैं। तो ये इस वजह से उस पर के रखा गया है। इसमें जाके हिंदुत्व और इसमें जाके नवरात्र और ये सब कहीं पे शामिल ही नहीं है। बात ये है कष्ट होने की। अरे भैया, आप सबको तो लेके चलिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है कि जब हम मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो? अगर हम हिंदू होके, हम ब्राह्मण होके अगर मुस्लिम की बात कर लेते हैं तो ये राजनीति हो जाती है। आप सोचते तक नहीं है, वो राजनीति नहीं है। आपको किस बात की तकलीफ? ठीक है, अभिषेक वाजपेयी, नहीं माफ कीजिए, मैं फखरुल हसन चांद के पास आना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फखरुल साहब, ये कहा जा रहा है बार बार कि अगर हार का डर होता है तो इस तरह के जो तर्क है वो आते हैं। अब ईवीएम तो अभी फिलहाल नहीं उठ रहा है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि ईवीएम को फुटबॉल बना दिया है कुछ पार्टियों ने,
क्योंकि बार बार उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। अब वीवीपैट भी लेकर आ रही है इलेक्शन कमीशन, हर बूथ में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। वो जब मसला दबा है तो ये तर्क लेकर आ गए हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि कुछ वोट परसेंटेज बहुत अफेक्ट हो जाएगा, इससे आप लोगों को हार दिख रही है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी, बसपा और आरएलडी का जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, उसका जो प्रभाव है, जो आपने गोरखपुर, कैराना, नूरपुर और फूलपुर में देख चुके हैं, हमें हार का डर नहीं है। जो संख्या जो लोग आज 73 चिल्ला रहे हैं, उनको अपनी संख्या नहीं मालूम है कि वो 68 पे आ चुके हैं। और जिन जिन सीटों पर चुनाव होगा, उन सीटों पे हम बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दहाई का सैकड़ा उत्तर प्रदेश में पार नहीं करेगी। जहां तक जो अभी मुसलमानों की बात हो रही थी कि रमजान में आपत्ति की बात हो रही थी, मैं कहना चाहता हूं कि जो 7 चरणों में चुनाव है, आखिर उन पर नजर रखी जाए कि किन राज्यों में 7 चरणों में चुनाव है, आखिर उसमें उन राज्यों में मुसलमानों की आबादी कितनी है। आखिर वो जो तीन चरण चुनाव के बाकी रह जाते हैं, उन चरणों में मुस्लिम आबादी कितनी है। हमारा सीधा सीधा आरोप भी है और हमारे निवेदन भी है चुनाव आयोग से कि उन तारीखों में बदलाव करे। साथ ही साथ अगर कहीं नवरात्र में भी कहीं पे जो है चुनाव की तारीख की घोषणा हुई है, तो उसमें भी परिवर्तन करे। समाजवादी पार्टी हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करती, हम सबकी बात करते हैं। हम सबका साथ सबका विकास का सिर्फ नारा नहीं देते। हम समाजवादी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सरकार में थी, तो हमने सबके लिए काम किया था। हमने मेट्रो बनाई थी, हमने अगर एक्सप्रेसवे बनाया था तो सबके लिए काम किया था। हम हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते, लेकिन एक जो समुदाय है, एक धर्म है, उसके मतदाताओं को मतदान से वंचित करने, उनके वोट प्रतिशत को कम करने की जो साजिश है, हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है मौलाना सुफियान साहब, आपने मुसलमानों के जज्बात की बात की, लेकिन मैं सियासत भी जरा आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर है कि उसकी समझ भी आप रखते हैं। जो ये कहा जा रहा है कि जो राज्य हैं जहां पर वो सीटें पड़ रही हैं इन तारीखों में 6, 12 और 19, उसमें पश्चिम बंगाल है, उसमें बिहार है, उसमें उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, जहां पर बड़ी संख्या है सीटों की और बड़ी संख्या है मुस्लिम वोटर्स की, तो आपको लगता है कि वो प्रभावित होंगे और किसी पक्ष को लाभ, किसी पक्ष को नुकसान हो सकता है? देखिए, ये बात तो कहना मुनासिब है कि कुछ न कुछ चीज़ें प्रभावित ज़रूर होंगी, क्योंकि आम तौर पर ये देखा गया है कि रमज़ान में जो वोटिंग परसेंटेज, जैसे आपने बात की बाई पोल्स की, तो उसकी स्थिति को इस स्थिति से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि मुसलमानों को फिज़िकली जिस तरीके का रवैया रमज़ान में रहता है, उस रवैये से हटकर ये समझकर कम से कम तैयार होना पड़ेगा कि साहब रमज़ान है और रमज़ान में हमें ज़्यादा वोटिंग करनी है। अब ये कोशिश हम लोगों की तरफ से की जाएगी, क्योंकि आमतौर पर रमज़ान में मुसलमान अपने कामों को कम कर देते हैं, चाहे वो कारोबार का सिलसिला हो, चाहे वो तिजारत का सिलसिला हो, किसी भी लेवल पर। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन कमीशन से हमने गुजारिश की है, अब इलेक्शन कमीशन का क्या रिस्पॉन्स आता है उसको देखने के बाद नहीं होगा तो फिर इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी और लोगों को समझाया जाएगा कि भाई आप इस चीज़ को उस अदरवाइज न लेकर और ज़्यादा बड़े पैमाने पर वोट करिए, ताकि जो वोट का आपका अधिकार है और जो आपको संविधान ने यह हक दिया है, कम से कम आप उसका एक बार इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो देखिए कि जो राज्य है उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, जो हम बार बार दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में आप कितनी बड़ी तादाद में वहां पर वोटर्स प्रभावित होंगे, अगर वाकई जो तर्क दिए जा रहे हैं वो सही हैं, तो देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन इन तर्कों को किस तरह से देखता है और क्या वाकई तारीखों में तब्दीली होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी काम से बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।